शुरू कीजिए। जबकि आप मुझे पूछ रहे थे इम्तिहान लेने वाले हो, तो इम्तिहान तो मेरी है हुजूर। मैं आपको ये पूछ रहा हूँ कि कवि की इम्तिहान क्या होती है, शायर के लिए क्या इम्तिहान होती है? वो तो आप बताएंगे या लोग बताएंगे, क्योंकि शायर तो हर वक्त इम्तिहान के लिए तैयार रहता है। एन एग्जामिनर इज आइदर यू, द रिव्यूअर, द क्रिटिक, और एग्जामिनर आर द पीपल। तो उन्हें जो सवाल पूछने होते हैं वो मैं पहले से नहीं बता सकता कि वो क्या है, लेकिन मेरी तैयारी के लिए सिर्फ ये है कि जो मैं सोच रहा हूं या जो मैं लिख रहा हूं वो आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं या नहीं। मतलब मैंने जो लिखा है वो बात आप तक पहुंचा पा रहा हूं या नहीं, वो मेरे लिए वो टेस्ट है। लेकिन ये कि मैं अपनी बात खुद ही कहूं और खुद ही झूमता रहूं और किसी के पल्ले कुछ ना पड़े, तो देन आई एम अ फेलियर। लेकिन जब आप कविता लिखते हैं, नज्म लिखते हैं, तो आपके सामने आपका पाठक होता है या सिर्फ उस नज्म का तजुर्बा, उसकी लय, उसके शब्द वही होते हैं? नहीं, पाठक मेरे सामने नहीं होता, लेकिन मैं जिस वक्त लिखता हूं उसके बाद उसे परखता हूं कि ये कम्युनिकेट करता है या नहीं। बात किसी भी लिटरेचर की या फाइन आर्ट्स की है, वो चाहे पेंटिंग में हो या कविता में हो या म्यूजिक में हो, कि ये कम्युनिकेट करता है या नहीं। ये हो सकता है कि किसी कविता या किसी एक पेंटिंग या किसी एक मीडियम के लिए वो दायरा छोटा हो, कि खास तौर पे एक सेक्शन है जिसके साथ मैं कम्युनिकेट करता हूं, या पूरे, जैसे सिनेमा है, सिनेमा की तलाश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक पहुंच जाए, लेकिन सिनेमा में भी कैटेगरीज हैं कि जो एक खास क्लास के लिए या एक खास सेक्शन के लिए जो उनके लिए है। उसी तरह पेंटिंग्स में भी है। अब जैसे जो एग्जिस्ट उसकी एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट फॉर एवरीबॉडी, लेकिन ये कि बड़ी खूबसूरती से बनाए हुए कैलेंडर्स वो हर शख्स तक पहुंचते हैं, जी, है ना? या पंडित भीमसेन जोशी की अपना एक सेक्शन है जो क्लासिकल सुनेंगे, किशोर कुमार का उससे ज्यादा फिल्म के गाने। तो लेकिन वो अपना अपना सेक्शन है कि आप जो किससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। अगर वो कम्युनिकेशन हो रही है तो देन दैट्स व्हाट मेक्स यू पंडित भीमसेन जोशी। सही बात। मतलब इसका मतलब हुजूर ये है कि कविता की सफलता, उसकी कामयाबी, ये पॉपुलैरिटी उसका तोल नहीं है। पॉपुलैरिटी, पॉपुलर हो जाना नॉट नेसेसरली तोल है, लेकिन जिस सेक्शन के लिए पॉपुलर है, अगर जो फिल्मी गाने हैं जैसे, वो जितने ज्यादा पॉपुलर हो गए तो वो उसका सेक्शन अलग है, लेकिन जरूरी नहीं कि कविता उसी तरह से उतनी ही पॉपुलर हो और उसी तरह से लोगों तक पहुंचे। उसका सेक्शन हो सकता है अलग हो या कम हो। कभी कभी सोचता हूं 50-60 साल आप कविता लिख रहे हैं और दम बदम आगे दर बदर आप लोगों तक पहुंचे। एक बहुत ही श्रेष्ठ कवि के रूप में आपको आज लोग जानते हैं, आपको मानते हैं। महाराष्ट्र में तो आपको हमने जितना विंदा करंदीकर पर प्यार किया है, जितना हमने अरुण कोलटकर पर किया है, ग्रेस साहब पर किया है, ठीक हम उतना ही प्यार हम आपको करते हैं मराठी लोग। ये मुझे जानबूझ के आपको कहना है। लेकिन एक सवाल मुझे ये पूछना है कि कवि जब कविता लिखता है, गुलजार नामक कवि, तो मन में से कितनी कविता कागज पर उतरती है और कितनी मन में रह जाती है, और जो मन में रहती है उस कविता का बाद में क्या होता है? बड़े मुश्किल सवाल पूछते हैं आप। मैंने सोचा तो स्कूल में खत्म हो गए, लेकिन एग्जामिनर फिर मिल गया। अच्छा, मन में जो रह गई तो इसका मतलब है वो कविता हुई कहाँ। आप जो कहना चाहते हैं अगर आप वो कह नहीं पाए तो कविता हुई कहाँ, अधूरी तो ना रही और ना ही एक मन में रह गई। आपको वो आपके अंदर परेशान करती रहेगी जब तक आप उसका
इजहार नहीं कर लें, आप जब तक व्यक्त उसको नहीं अपने उससे निकाल नहीं पाए अपने सिस्टम से, वरना आपके सिस्टम में वो घुलती रहेगी और बराबर। आपके सिस्टम में तंग करती रहेगी। और सिस्टम से निकाल के नज्म सामने रखने के बाद मैं अपनी बात कर सकता हूं, दूसरे बड़े कवियों की नहीं कह सकता कैसे करते हैं, लेकिन ये कि उसके बाद वो छूट जाती है, छोड़ दिया। टोटली ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए, अपने आप को उससे हटा के, गैर करके वो उस पोएम को, वो जब आप उतना वक्त उससे गुजर जाते हैं तो तब आप ऑब्जेक्टिवली उस पर रिएक्ट कर सकते हैं कि, और ये कि ये वही बात है जो मैंने सोची थी या कुछ और हो गई। अगर कुछ और हो गई तो वो नज्म रद्द कर देते हैं, लेकिन अगर वही बात है जो मैंने कहा तो फिर उसकी फाइन ट्यूनिंग होती है कि ये बात जरा सी ऐसे महीन कर दिया जाए, इसे थोड़ी सी और रेती से घिसा जाए तो शायद देर तक और दूर तक पहुंचेगी, वो होता है। और जहां तक आपने दूसरे लोगों की नज्मों का कहा, जैसे ग्रीस का, ग्रेस के लिए जैसे आपने जिक्र किया, या विंदा जी का, या उनके ट्रांसलेशन, बहुत बार तो आप ट्रांसलेशन इसलिए भी करते हैं, अनुवाद इसलिए भी करते हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपको अच्छी लगी है तो आप दूसरों तक पहुंचा देना चाहते हैं, एक तो ये भी वजह है। कई दफा उनकी नज्म भी, मास्टर्स की नज्म, आपको पूरी तरह समझ तब आता है जब आप अनुवाद कर रहे होते हैं, तो वो सीखने का ढंग भी है, आदमी सीखता भी है उसमें से, और सीख लेने के बाद वो बांटता है, शेयर करता है दूसरों के साथ। लेकिन अंग्रेजी में जो कहते हैं अक्सर, पिछले 10 साल से ये शब्द बहुत आता है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन, तो इस पर आप यकीन करते हैं कि जो ग्रेस साहब ने मराठी में लिखा है मूल, या कुसुमाग्रज जी ने लिखा है, उसका बस वैसा का वैसा उतनी ही सशक्त अनुवाद हो सकता है उसका, आपके हाथों हुआ है, लेकिन अगर कमर्शियल कोई होगा तो उसका क्या होगा? नहीं, मेरे यहाँ भी वो नहीं होता। वो अब कुछ, एक तो यह है कि इत्र अगर एक बोतल से निकाल के, शीशी से, आप वो इत्र दूसरी शीशी में डालेंगे बोतल में, तो कुछ तो उसमें से उड़ेगा। तो वो इत्र मैं अगर वहां से निकाल के एक दूसरी शीशी में डाल रहा हूं तो कुछ इत्र तो उसमें से, कुछ खुशबू तो उड़ गई, है ना। और एक जरा सी मिसाल एक देने वाले हैं पवन कुमार वर्मा, जिन्होंने एक दफा मिसाल एक दी थी कि इट्स लाइक अ मिस्ट्रेस, अगर वो खूबसूरत है तो फेथफुल नहीं है, और अगर फेथफुल है तो खूबसूरत नहीं है ना। तो अब ये आप मुझे कहें कि आपने अगर फेथफुली ट्रांसलेट कर ली है तो आप कहेंगे ये ट्रांसलेशन खूबसूरत नहीं है, और अगर आप कहेंगे ये बड़ा खूबसूरत ट्रांसलेशन हुआ है तो मुझे सोचना पड़ता है कि ये कितनी फेथफुल है। आप ग्रेस साहब, कुसुमाग्रज जी का आपने अनुवाद किया है, ग्रेस साहब पर आपने खुद लिखा है। किसका? कुसुमाग्रज जी और ग्रेस। जी आप कुछ सुनाना पसंद करेंगे अभी या बाद में करें हम? जी हाँ, मैं जरूर सुना देता हूँ। ये बस्ता इसलिए है कि हम छांट नहीं पाए, वक्त नहीं मिला, सुबह का प्रोग्राम लंबा हो गया था, तो इसलिए पूरा बस्ता उठा के ले आया। तो उसमें से कुछ नज़में सुना देते हैं जो आपको रीड, अगर रीड को क्या कहते हैं मराठी में, याद है आपको? क्या कहते हैं जी? रीढ़ की हड्डी को क्या कहते हैं? रीढ़ की हड्डी कणा। कणा। कणा याद है आपको? आप लोगों में से शायद किसी को याद हो, कुसुमाग्रज की बड़ी बड़ी मशहूर नज्म है कणा। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया। सर मुझे पहचाना क्या, बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रहकर गई।
वो जो बाढ़ आई थी, वो जो बारिश में, तो वो जिक्र करता है। क्या खूबसूरत बात कहने का ढंग है। सर मुझे ये कोई आवाज ज्यादा ऊंची हो गई फिर से, जो पहले थी वो ठीक थी। सर मुझे पहचाना क्या? बारिश में कोई आ गया, कपड़े थे मुचड़े हुए और बाल सब भीगे हुए, पल को बैठा फिर हंसा और बोला ऊपर देखकर, गंगा मैया आई थी मेहमान होकर, कुटिया में रह कर गई। माई के आई हुई लड़की की माँ ने चारों दीवारों पे नाची, खाली हाथ अब जाती कैसे। खैर से पत्नी बची है, खैर से पत्नी बची है, दीवार चूरा हो गई, चूल्हा बुझा, जो था नहीं था सब गया। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। प्रसाद में पलकों के नीचे 4 कतरे रख गई है पानी के। मेरी औरत और मैं सर लड़ रहे हैं, मट्टी कीचड़ फेंक कर दीवार उठाकर आ रहा हूं। जेब की जानिब गया था हाथ के, हंसकर उठा वो, ना 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 पैसे नहीं सर, यूं ही अकेला लग रहा था। घर तो टूटा, रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी मेरी। हाथ रखिए पीठ पर और इतना कहिए कि लड़ो, हाँ लड़ो, बस लड़ो। वाह, तू फक्त लड़ म्हण। कुसुमाग्रज की एक नज्म है, रद्दी। एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। आम बातें हैं जो घरों में होती हैं, रोजमर्रा की बातों में। एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। हंस के कहा था तूने तब, कहो तुम्हारी नज्म भी डाल दूं इसमें, उनसे वजन बढ़ जाएगा। क्या बात है, क्या अंदाज है उनके कहने का। रद्दी। एक दफा जब राशन खत्म हुआ था तो रद्दी निकाली थी घर से कि बेच आए। हंस के कहा था तुमने तब, कहो तुम्हारी नज़में भी डाल दूं उनमें, उनसे वजन बढ़ जाएगा। मैंने कहा था कल जो वक्त करेगा वो मत आज करो। वाह। कल जो वक्त करेगा वो मत आज करो। आंखें भर आई थी तेरी और कहा था मैं तो क्या, वो वक्त भी ना कर पाएगा, वो वक्त भी ना कर पाएगा। वाह। और वाकई वो नहीं कर पाता वक्त। बहुत खूबसूरत है। एक अपनापन महसूस होता होगा आपको वो उस कवि के साथ जिसका आप अनुवाद कर रहे हैं। एक यूनिवर्सल थॉट आता होगा कि मेरे दिमाग में जो जहन में जो विचार आता है वो इसी के जहन में आता है, भले भाषा भिन्न हो, अलग हो। बिल्कुल बिल्कुल। कविता यूनाइट करती है हर माने में। बिल्कुल मिलाती है और जिंदगी शेयर करती है कविता। हाँ। बड़ी बात ही ये है कि जिंदगी से उठाए हुए लम्हे जब कवि उन्हें इन कूजों में रख लेता है या इन पुड़ियों में बंद कर लेता है, तो वो जिंदगी की पुड़ियां हैं जो बटती हैं जाके जगह जगह, और वो शेयर करता है। वो आप स्वयं पंजाबी में कभी लिखे नहीं हुजूर? आप आपकी मादरी जुबान तो पंजाबी, मातृभाषा पंजाबी है। नहीं, मैंने पंजाबी में लिखी नज़में, कुछ शुरू में पंजाबी में भी लिखा, बाद में कुछ गाने एक आध पंजाबी में लिखने हुए तो लिए, लेकिन कविता का खास काम मेरा जो है वो पंजाबी में नहीं है। एक बड़ी अजीब बात है कि पंजाब में मातृभाषा पंजाबी है, लेकिन उर्दू बिल्कुल मादरी जबान की तरह है, क्योंकि जितने जेंट्स से वो उर्दू पढ़ते थे और महिलाएं हिंदी पढ़ती थी धार्मिक किताबों की वजह से। तो पति और पत्नी आपस में भी अनपढ़ रहे कि जब वो पति का लेटर आता था, उसका खत आता तो वो किसी से पढ़वाने जाती थी, और जब पत्नी का खत आता तो वो किसी और से पढ़वाने जाता था। तो लेकिन एक घर में दो भाषाएं रहती थी। नहीं, बड़ी चीज एक और है,
उर्दू के जितने मॉडर्न और जितने बड़े शायर हुए हैं सब पंजाब के, वो सब पंजाबी हैं और उनकी मातृ जबान। डॉक्टर इकबाल जो पाकिस्तान के वो है, लेकिन मंटो ले लीजिए, सादत हसन मंटो, उसकी मातृ जबान वो है। कृष्ण चंद्र वो है। फैज साहब की, फैज अहमद फैज, उनकी जबान मातृ जबान पंजाबी है। अहमद नदीम कासमी, उनकी जबान पंजाबी है। सभी की मातृ जबान पंजाबी है। तो पंजाब में ये खासतौर पे आजादी से, पार्टीशन से पहले ये एक रवायत हो गई थी कि उर्दू बिल्कुल मादरी जबान की तरह थी। वो असली घी बेचने वाला भी जब आता है तो कहता है जी 100% खालिस है। अब 100% खालिस, चारों लफ्ज उर्दू और फारसी के हैं, लेकिन वो पंजाबी का लहजा आ जाता है तो उसमें सिर्फ लहजे का फर्क पड़ता है। साहिर लुधियानवी, उनकी जबान भी वही है। तो आप देखिए तो तमाम उर्दू के बड़े शायर, उनकी मादरी जबान पंजाबी। ऐसा हुआ होगा कि रोजमर्रा की जिंदगी में पंजाबी का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब लिखने बैठते हैं तो उर्दू का इस्तेमाल नहीं, क्योंकि उसमें उर्दू में ज्यादा ये नहीं हो सकता कि आप ये जो जबान बोलते हैं इस्तेमाल करते हैं और लिखने की जबान अलग हो, तो वो पटी नहीं है। हाँ, ये नहीं हो सकता। तो उसमें पंजाबी भी है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन पंजाबियों का लहजा उर्दू का वो अलग है जो अब पाकिस्तान में मिलता है। जी जी। आप जब लिखते हैं तो उसको आप फिर से दुरुस्त करते हैं, जो लिख दिया वो लिख दिया, वो काले पत्थर की सफेद नहीं, मैं ऐसा कोई पैगंबर नहीं कि जो लिख दिया सो लिख दिया, ऐसा नहीं होता। आपको लिखने के बाद खुद को, अपने काम को परखना पड़ता है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि उसे छोड़ दिया जाता है और फिर कुछ अरसे के बाद जब उसे मैं देखता हूं तो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता हूं कि जो बात मैं कहना चाहता था वही कही है, कुछ और तो नहीं कह दी, या वही बात पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो मेरा ख्याल है ये तराशना और वो करना, उसके मांझना और तराशना और पकाना नज्म का, उसकी नोक पलक संवारना, नोक पलक संवारना, ये वो एक स्किल का तरीका है। यानी जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ओवरफ्लो ऑफ स्पॉन्टेनियस इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। हाँ, स्पॉन्टेनियस तो है, लेकिन बाद में शांति से, सुकून से बैठकर उसमें सोचना है और उसको बाद में लिखना है। लेकिन ऐसा एक कविता आपको कितना समय बिजी रखती है, व्यस्त रखती है? एक कविता, एक नज्म आपको कितना समय मसरूफ रखती है? आपको 8-10 साल लगते हैं एक नज्म को पकने में। नहीं, कोई नज़में हो जाती हैं, मतलब उनसे आप ऑब्जेक्टिवली देखने के लिए तो कभी कोई 6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई पक गई, कोई फौरन कुछ दिन के बाद ही देखा कि हाँ ये तो बड़ी मुकम्मल है, और कुछ पे अगर जरा सा भी शक है तो आप उसे छोड़ देते हैं, देखते हैं। कई बार, मतलब मैं इसलिए 8-10 साल कह गया कि मेरी कुछ 8-10 साल की भी पुरानी नज़में जो पढ़ी है, जो अब तक लगा कि नहीं, पक्की नहीं, पूरी नहीं हुई, नहीं, मतलब सही लगती हैं पर पूरा यकीन नहीं आता उन पर। हाँ, मतलब ये कई बार नज्म भी आपसे झूठ बोल देती है, आप जितना झूठ बोलते हैं नज्म के साथ। नज्म बहलाती है, फुसलाती है, रुलाती है, नज्म खेलती है शायर के साथ, नज्म गुदगुदाती है, रुलाती है, बहुत सा कुछ नज्म, कविता, शायरी, बहुत सा कुछ कवि के साथ करती है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से आप लोगों के सामने जिक्र करता हूं कि ये चूल्हे पर, कोयलों पर रखा हुआ पतीला है पानी का जी, और वो आग जलती रहती है नीचे। वो जब बॉयल होना शुरू होता है तो उसमें से एक भाप निकलती है ना, और ढक्कन ऊपर का, उसको रास्ता चाहिए भाप को, तो वो उसे आहिस्ता आहिस्ता वो खड़खड़ 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 करने लगता है ढक्कन। जी हाँ, वो नज्म के निकलने का तरीका है। आप उबल रहे थे अंदर से, आप अंदर से उबलते रहते हैं और उसमें से जब वो भाप निकलती है, अपना रास्ता ढूंढती है, तो फिर वो नज्म की शक्ल में निकलती है, और जब तक वो भाप निकलती नहीं आप बेचैन रहते हैं अंदर से, है ना।
वो उसी तरह के भाप आपके अंदर उठ रही है, आपको बेचैनी है, तो वो बेचैनी है क्रिएटिविटी की, वो बेचैनी है क्रिएटिव एफर्ट की, और वो क्रिएटिविटी अपना रास्ता खुद ढूंढती है, और वंस यू आर इन इट यू आर एडिक्टेड। फिर आप उसमें एडिक्शन हो गई है आपकी, अब आप छूट नहीं सकते जब तक वो बात कह नहीं लें। ये कब कॉन्फिडेंस आया कि मैं आई एम कंडेम्ड टू बी अ पोएट और आई एम ब्लेस्ड टू बी अ पोएट? दोनों में से एक जुमला आप चूज करिए, लेकिन ये एहसास आपको बहुत तगड़ा एहसास कब हुआ कि मैं कवि हूं, एंड आई एम कंडेम्ड और ब्लेस्ड, विच एवर वे यू सी लुक एट इट, टू बी अ पोएट? हाँ, नहीं, मैं आप लोगों के सामने कन्फेशन करता हूं इस बात का कि कॉन्फिडेंस, वो पूरा 100% कॉन्फिडेंस आज भी नहीं है, वो अब तक नहीं है, लेकिन आई एम कंडेम्ड टू बी अ पोएट। But we are blessed. We are blessed that you are poet. Condemned to become a poet. That came very early. क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं वो अंदर भाव बहुत थी, और किताबें अच्छी लगती थी, किताबों की शक्लें अच्छी लगती थी, किताबें चोरी कर लेता था, लाइब्रेरी से भी किताबें चोरी की हैं, और घर में बड़े भाई की किताबें जो उर्दू की थी वो भी चोरी कर लेता था, और किताबें चोरी करने की आदत पुरानी है मेरी। और लेकिन ये ख्याल जरूर आता था कि अच्छी लगती थी किताब में, और उसमें लिखा हुआ नाम। तो मेरी बेटिया ने पुरानी किताबों में मेरी एक किताब ढूंढ के निकाली और दिखाई मुझे। मोपासा की एक शॉर्ट स्टोरीज की किताब थी, और उस रबर की स्टैंप लगाकर उस पर मैंने अपने रबर की स्टैंप उसी से ब्लैक करके ये देखता था कि मेरा नाम किताब के ऊपर हो तो कैसा लगता है। तो वो मेरी बिटिया ने पब्लिश भी कर दिया, वो दिखाया। तो वो जो ख्वाहिश थी ना कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। तो एक व्यापारी फैमिली में, बिजनेस फैमिली में पैदा होकर आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द हाउस, आई वॉज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। और इसलिए वो फादर का जुमला था कि अगर आप समझें तो कहते थे अच्छे भले व्यापारियों के घर में ये मिरासी कहां से पैदा हो गया, तो मुझे मिरासी कहा जाता था। तो ऐसी सूरत थी उसमें। तो ये कि मैं कॉन्फिडेंस इट कीप्स कमिंग एंड कीप्स गोइंग। मतलब कॉन्फिडेंस का ये है कि कभी कभी आपको लगता है मैं कह ली जो कहना था बात, ये हुई ना बात, वही उठ के दूसरे दिन नज़म देखा तो मतलब ये किया क्या आपने। कभी कभी कॉन्फिडेंस कुछ दिन ज्यादा चलता है, फिर उसके बाद सडनली यू स्टार्ट लूजिंग द कॉन्फिडेंस। और ये भी होता है कि व्हेन यू रीड मास्टर्स एंड कंटिन्यू रीडिंग मास्टर्स, एंड मास्टर्स तो एक जगह जहां से हमने एजुकेशन ली, आप जब इस जनरेशन की पोएम्स देखते हैं तो कई बार महसूस होता है कि ये इंटेंसिटी तो मेरे पास नहीं है। मैं आज की, जैसे मैं सुबह भी अर्ज किया कि मैंने बहुत ट्रांसलेशन किए हैं, तो हिंदुस्तान की सारी जबानों से ट्रांसलेशन किए हैं, मतलब कोई 32 जबानों से ट्रांसलेशन किए, अनुवाद किए हैं। तो और मतलब 272 कुछ शायरों का ट्रांसलेशन किया है, और 32 जबानें जिनकी स्क्रिप्ट है हिंदुस्तान में, और 400 के करीब नज़में ट्रांसलेट की हैं, जिनमें से छटाई करता रहता हूं। और वो किताब आप तक पहुंच जाएगी मेरा ख्याल है इस साल के आखिर तक, नहीं तो शुरू में अगले साल, जिसका नाम है अ पोएम अ डे। तो मैं मकसद ये था कि मैं आपको रोज एक नज़म देता हूं, लेकिन आज की दूंगा। अच्छा। तो उसमें जब नॉर्थ ईस्ट की नज़में ट्रांसलेट की तो वो महसूस हुआ कि ये इंटेंसिटी वहां पे जो गुजर रही है और कितनी इंटेंसिटी से बयान करते हैं। सही बात। और यंग पोएट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, बहुत इंटेंसिटी है उनमें। सम पोएट्स फ्रॉम तिब्बत, जिनका इमेजिन कीजिए, आप सोच के देखिए कि
उनके बाप दादा आए जिस वक्त तिब्बत छोड़ के आए हैं, और उनकी पैदाइश यहां पर हुई है, पैदाइश में बड़े हुए हैं, और उस वतन की बात जो उन्होंने देखा नहीं है, जो माँ बाप से सुनते चले आए हैं, और वो जो बीच में बबल है, जो खला है, वो वैक्यूम है, एंड दे आर अटैच्ड टू दैट कंट्री। वो उस देश से उनकी लगन कि जो उन्होंने देखा नहीं है, एक्सपीरियंस में कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी लेकिन फील है, अंदर से फील है कि मेरा देश वो है, वहां पर है, और वो बड़ी इंटेंसिटी के साथ उनकी नज्मों में बाहर आता है। हुजूर, आप कविता और गीत, इसमें अक्सर लोग बहुत फर्क करते हैं। शैलेंद्र जी हरदम दुखी रहते थे कि उनको कोई कवि नहीं मानता, गीतकार मानता है उनको। आप कविता और गीत में कोई बुनियादी फर्क देखते हैं? गीत कौन सा, मतलब? जी, गीत भी तो कविता है। गीत भी कविता है। गीत भी तो एक कविता है। नहीं, आप हाँ, या फिल्म की गीत की बात कर रहे हैं तो फिल्मी गीत, फिर गाना कहिए, फिर उसे गीत मत कहिए। तो आप गाना कहे तो समझ में आएगी बात। आप गीत में भी फर्क कर रहे हैं, एक जो हाँ जी, गीत में भी आप फिल्म का गीत अलग मान रहे हैं, और गीत अदरवाइज गीत की हमारे यहाँ रस में भजन इज अ गीत। भजन मतलब हमारा जितना ये कहिए कि भक्ति रस में जितना लिखा गया है तो वो गीत है, और गीत की बंदिश है एक, इसलिए उसे गीत कहा जाता है। उस बंदिश में, और जो जिसमें गायकी जरूरी हो जाती है। हाँ जी। नज्म के अंदर गायकी जरूरी नहीं, लेकिन गीत में गाना जरूरी है। लेकिन वो फिल्म का गाना नहीं है, वो लिटरेचर है पूरा। लेकिन फिल्म के गीत लिखना तो वो भी कविता हुई ना, उसकी फॉर्म की वजह से उसे गीत कहा जाता है। जैसे फॉर्म की वजह से इसे नज्म कहते हैं, फॉर्म की वजह से इसे गजल कहते हैं, फॉर्म की वजह से मरसिया कहते हैं। लेकिन हमको इस मोड़ से जाते हैं, कोई सुस्त कदम रस्सी हमको कविता लगती है, सिनेमा का गीत नहीं लगता है, जो कि उस सिनेमा में है। नहीं तो पर अगर कविता लगती है तो अच्छी बात है, उसमें बुरी बात क्या? हाँ, तो आपको लगती है तो सराखों पे। सिनेमा के गीत लिखना ज्यादा आसान नहीं, है? वो थी नज्म, पहले नज्म ही से आई थी, इसलिए आपको ऐसा लगता है। तो वैसे नज्म की बात आप कर रहे हैं तो चलिए मैं आपको नज्में सुना दूं, वरना परेशान हो जाएंगे लोग कि ये तो कुछ और ही बातें करते जा रहे हैं जी। तो बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं। वाह वाह वाह। शिव की तरह सांप लपेटे हुए। बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं, उसे शिव की तरह लेकर गले में सारी पृथ्वी घूम आया हूं। कई युग जाग के काटे हैं मैंने। ये एक्सपीरियंस है उस दर्द के इजहार का, उस दर्द पे नज्म कहने का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। बहुत दिन मैं तुम्हारे दर्द को सीने में लेकर जीभ कटवाता रहा हूं, उसे शिव की तरह लेकर गले में सारी पृथ्वी घूम आया हूं। कई युग जाग के काटे हैं मैंने। तुम्हारा दर्द दाखिल हो चुका अब नज्म में, और सो गया है पुराने सांप को आखिर अंधेरे बिल में जाकर नींद आई। वाह वाह। नज्म कहने का ढंग है। चलो न दरिया में कांटे डालें, अधूरी रह गई या अंदर रह गई, जो आपने सवाल किया। चलो न दरिया में कांटे डालें, नज्में पकड़ें। वाह 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 वाह। चमकती सी एक इमेज फेंकें, गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियां। वो जो केंचुआ बांध दिया जाता है कांटे में, क्योंकि मच्छी बड़ी जल्दी पकड़ती है उसे। चमकती सी एक इमेज फेंके, गरीब और सुस्त केंचुओं को पकड़ती हैं जल्दी जल्दी मच्छियां। चलो किसी मुफलिसी को कांटे में बांध कर फेंक दे नदी में। चलो न दरिया पे नज़्में पकड़ें। किनारे पर सीपियां पड़ी हैं, खुली हुई हैं सदफ न मोती। सदफ वो जिसके अंदर
वो मोती बनता है। हाँ जी। किनारे पर सीपियां पड़ी हैं, खुली हुई हैं सदफ न मोती, चलो ना मझधार तक चलेंगे, चलो ना मझधार तक चलेंगे, वहां पे गहराई भी ज्यादा, बहाव भी और तेज होगा। अटक गई तो पता चलेगा वाह कि हम उसे खींच कर निकालेंगे या हमें नज्म खींच लेगी। वाह 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 वाह। आओ फिर नज्म कहें, इरशाद। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें। बहुत बढ़िया। केयर सम पेन, और आपको इजहार की जरूरत है। आओ फिर नज्म कहें, फिर किसी दर्द को सहला के सुझा लें आंखें, फिर किसी दुखती हुई रग से छुआ दें नश्तर, नश्तर जिससे काटा जाता है, या किसी भूली हुई राह पे मुड़कर एक बार नाम लेकर किसी हम नाम को आवाज ही दे लें। चलो फिर नज्म कहें। वाह वाह। अब इसी में मैं आपको वो सुना दूं। अधूरी नज्म कैसे रह जाती है, आप देखिए, दरअसल लाइट हार्टेड है, लेकिन नज्म जो अधूरी रह गई तो कैसी रह गई। कुएं में डोल डूबा और फिर ऊपर नहीं आया, गिरा ही खुल गई उसकी, डोल डाला, उसकी जो गिरा लगाई हुई थी पानी खींचने के लिए वो खुल गई। कुएं में डोल डूबा और फिर ऊपर नहीं आया, गिरा ही खुल गई उसकी, अधूरी नज्म रखी है। क्या बात, अधूरी क्या है, बात। वो पूरी नहीं हुई। लपक के मोड़ तक आया, बस एक दरवाजा देखा हिल रहा था, वो फिर बाहर नहीं आई, अधूरी नज्म रखी है। वाह वाह वाह। लपक के मोड़ तक आया, वाह। बस एक दरवाजा देखा हिल रहा था, वो फिर बाहर नहीं आई, अधूरी नज्म रखी है। तो नज्म निकले बाहर तो नज्म पूरी की जाए। और ये जो आप रोज एक्सपीरियंस करते होंगे, डबो के चाय में खाने लगा था खस्ता बिस्किट, डबो के चाय में खाने लगा था खस्ता बिस्किट, वहीं पे रह गया वो जितना भीगा था, अधूरी नज्म रखी है। वाह। फिल्मों के गीत लिखना ज्यादा आसान है या बहुत कठिन काम है? ये अपने आप में एक विधा है, एक जॉनर है। सिचुएशन आपको दी जाती है, कवि को कितनी आजादी मिलती है शायर को लिखने की, और फिर भी उसमें उस दायरे में रह के वो अपना जज्बात बता सकता है। नज्म से गीत फिल्म का, या जिसे गाना कहें आप या नगमा, वो ज्यादा मुश्किल है। वो ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि इट्स अ कमीशन्ड वर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल। इट्स अ कमीशन वर्क। और दूसरे ये कि एक कहानी है, उस कहानी में एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन पर दो किरदार हैं या एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर की जो जबान है, जो वो डायलॉग में बोल रहा है, आपको उसी पर गाना लिखना है। तो ये 3-4 बंदिशें, और उसके ऊपर सबसे बड़ी बंदिश ये कि ट्यून बनी हुई है, आप इसी मीटर में लिखेंगे और किसी में नहीं लिखेंगे। तो इतनी बंदिशों के साथ, और जरूरी नहीं कि जो आप लिख रहे हैं वो आप ही का स्टेटमेंट हो, आपकी कन्विक्शन हो, क्योंकि वो उस कैरेक्टर की कन्विक्शन है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जा रहा है। इसलिए वो मुश्किल काम है, क्योंकि वो गैर की भैंस का चारा बनाना है, गैर की गाय को चारा बना के खिलाना है, अपनी गाय नहीं है। तो लेकिन अपनी गाय खुद धो लेते हैं, और खुद नज्म आपको कहनी है, आप अपनी मर्जी से कहते हैं जैसे कहना चाहते हैं। लेकिन उसमें मुश्किल बात यह है कि आपको चाल दी जाती है, मीटर दिया जाता है, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ता है। उसके लिए संगीत की जानकारी होना जरूरी है जी। और आप मुझे
कितने सालों से कह रहे हैं कि आपको संगीत आता नहीं और आपको समझता नहीं है। क्या आता है? आप कहते हैं कि आपको संगीत आता नहीं है, संगीत समझता नहीं है। मेरा इस बात पर यकीन बिल्कुल नहीं है। आप संगीत के बहुत अच्छे दर्दी हैं, नहीं तो इतने बढ़िया गीत आपने आर.डी. बर्मन के नहीं, साथ मैं दिए। बेसुरा भी हूँ और बेताला भी हूँ, लेकिन फिर भी मैं मीटर कर लेता हूँ ठीक किसी तरह से। एक नज्म की सुई से जी सुनाए आपको नज्म? एक नज्म की सुई से सब जख्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूं। जितने जिंदगी के जख्म हैं उनको मैं सीता हुआ गुजरा हूं। क्या बात। एक नज्म की सुई लेकर, एक नज्म की सुई से सब नज्म हयाती के सीता हुआ गुजरा हूं। चुभती थी तो लगती थी, जब पार निकलती थी तो दर्द को तस्कीन से सीती हुई निकली। जब पार निकलती थी तो दर्द को तस्कीन से, मतलब तसल्ली से, सीती हुई निकलती थी। एक गलती हुई मुझसे, जिस धागे से सीता था उस धागे के आखिर में मैं गिरा लगाना भूल गया। वाह वाह वाह। कुछ ऐसी नज़में जो तोड़कर फेंक दी थी उसमें कि धुआं न निकले। कुछ ऐसे शेर जो मेरे ब्रांड के नहीं थे, वो एक ही कश में खांस कर एस्ट्रे में घिस के बुझा दिए थे। इस एस्ट्रे में ब्लेड से काटी रात की नब्ज से टपकते सियाह कतरे बुझे हुए हैं। छिले हुए चांद की तराशें हैं जो रात भर छील छील कर फेंकता रहा हूं। खड़ी हुई पेंसिलों के छिलके ख्याल की शिद्दतों से जो टूटती रही हैं। इस एस्ट्रे में हैं तीलियां कुछ कटे हुए नामों नंबरों की, जलाई थी चंद नज़में जिनसे धुआं अभी तक दिया सिलाई से झड़ रहा है। उलट पलट के तमाम सफ़ों में झांकता हूं, कहीं कोई टुर्रा नज्म का बच गया हो तो उसका कश लगा लूं। तलब लगी है, ये एस्ट्रे पूरी भर गई है, ये एस्ट्रे पूरी भर चुकी है। हर दौर में कवि के सामने, कविता के सामने कुछ न कुछ चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती है। आज के दौर में कवि के सामने, कविता के सामने कौन सी चुनौती है ऐसा आप समझते हैं? और मैं इसका मतलब सियासत से नहीं कर रहा हूं। आई डोंट मीन पॉलिटिक्स। मैं रोजमर्रा के पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं। उसके आगे कविता के सामने कौन सी चुनौती है ऐसा आप समझते हैं आज के जमाने में, आज के दौर में? मैं आज के दौर ही की बातें करूं तो बेहतर है। आपने सुनी होगी ये नज़्में, चलिए आपको ये बताएं जो आजकल आज के दौर में ये कि किताबें मतरूक होती जा रही हैं। आजकल जो सारा लिखा जा रहा है इस पर कंप्यूटर के ऊपर, और आईपैड पे आप पढ़ लेते हैं और लिखते भी आईपैड पर और कंप्यूटर पे लिखते हैं, तो किताबें कहीं उदास हो गई हैं। तो किताबों से जो आपका रिश्ता है वो कम होता जा रहा है। ये आज के मसलों में एक बहुत बड़ा चुनौती है। सुनिए, किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से। शायद ये सुनी हो आपने कहीं। किताबें झांकती हैं बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती हैं महीनों अब मुलाकातें नहीं होती। जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती हैं कंप्यूटर के पर्दों पर। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। वाह। बड़ी बेचैन रहती हैं किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में। जो रिश्ते वो सुनाती थी
वो सारे उधड़े उधड़े हैं। कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कोई सफा पलटता हूं तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। ये लाइन देखिए, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब हमेशा यूं पलटते हैं। ज़बां पर जायका आता था जो सफा पलटने का, अब उंगली क्लिक करने से बस एक झपकी गुजरती है। वाह, बहुत कुछ तय बतय खुलता चला जाता है पर्दे पर। किताबों से जो जाती राबता था, एक जाती ताल्लुक था, वो कट गया है। कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों पे अपने रहल की सूरत बनाकर, रहल होता है लकड़ी का वो पीस जिसके ऊपर मुकद्दस किताब रखी जाती है, कभी घुटनों, कभी सीने पे रख के लेट जाते थे, कभी गोदी में लेते थे, कभी घुटनों को अपने रहल की सूरत बनाकर नीम सजदे में पड़ा करते थे, छूते थे जमीन से। वो सारा इल्म तो मिलता रहेगा आइंदा भी, मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, चिट्ठी डाल दी, रुक्का डाल दिया, फूल रख दिया, निशानी रह गई। मगर वो जो किताबों में मिला करते थे सूखे फूल और महके हुए रुक्के, किताबें मांगने, गिरने, उठाने के बहाने रिश्ते बनते थे, उनका क्या होगा? वो शायद अब नहीं होंगे, वो शायद फिर नहीं होंगे। क्या बात। एक स्पीच हो रही है, एक सियासतदान कोई तकरीर कर रहा है, लोग भरे हुए हैं, उसमें एक आदमी बैठा हुआ अपने आप ही कुछ जवाब देता जा रहा है। जो कुछ सुन रहा है वो अपने मुंह में बोलता जा रहा है कुछ भी और जवाब दे रहा है और खुद ही बोल रहा है। बहुत बड़ा जलसा लगता है, बहुत बड़ा जलसा लगता है, जीटी रोड से भी लंबी तकरीर करेगा। कितनी देर से बोल रहा है, लेकिन गोल लोग भरे जाते हैं जैसे बेकारों की मंडी लगी है। आलूओं की जब बोरियां खुलती हैं मंडी में, यूं ही लुढ़क लुढ़क कर आलू सारे गाले भर देते हैं। पिछले वर्ग के लोगों को आगे लाकर हम तांगा जोतोगे क्या हम पर, ये वो जवाब दे रहा है। और वहां से नेता की आवाज आ रही है, पिछले वर्ग के लोगों को आगे लाकर हम, अरे तांगा जोतोगे क्या हम पर, आमा छोड़ो, मर्जी से आगे पीछे कर लेते हो। आपका और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं, नहीं ज्यादा वक्त कहां, आधी सदी ही गुजरी है जब ये भाषण शुरू हुआ था। नहीं ज्यादा वक्त कहां, आधी सदी गुजरी है जब ये भाषण शुरू हुआ था। हिंदुस्तान तो गन्ना है, ये छील छील के खाते रहो, पीढ़ी दर पीढ़ी खत्म न होगा। वाह। मुड़ के देखें तो हम, आवाज आ रही है, मुड़ के देखें हम अपने इतिहास को, लोगों देखा था भाई, गर्दन मचक गई थी मेरी। मुड़ के देखा था भाई, गर्दन मचक गई थी मेरी, दादा परदादा तक देखा, उससे आगे पता नहीं हम थे कि नहीं। शाहों का जिक्र तो मिलता है, बादशाहों का, शाहों का जिक्र तो मिलता है, हम लोगों का जिक्र कहां है, हम आम लोगों का। नंगे बदन ही दिखते हैं शाहों के पीछे, आगे पीछे दौड़ते नंगे पांव। उससे पहले उनका शिकार हुआ करता था जंगलों में, सुना है बिक्री भी होते थे। मंच पे बैठे किस इतिहास को देख रहे हो भाई?
शायद हम दोनों के दो इतिहास हैं, दो अलग अलग हैं। आपसे वादा करते हैं हम जितनी देर इस कुर्सी पर हैं, कुर्सी से मत उठना दोस्त। भरोसा क्या है, कौन आ बैठे। वाह। कुर्सी से मत उठना दोस्त, भरोसा क्या है, कौन आ बैठे। और वसीयत में भी अपनी आखिरी ख्वाहिश लिख कर जाना, कुर्सी पर बिठला के चंदन की लकड़ी से चिता बनाए। दफन करें तो कब्र में भी कुर्सी लगवा के दफन करें, कुर्सी से मत उठना दोस्त। हंसते क्या हो, तुमको क्या मालूम कि मैं क्या सोच रहा हूं। भूख, गरीबी और बेकारी जब तक खत्म नहीं होती, तुम क्यों चिंता करते हो प्यारे। वाह। हमने खुद ही कुछ न किया तो तुम भी आखिर क्या कर लोगे। वाह। हमने खुद ही कुछ न किया तो तुम भी आखिर वाह। क्या कर लोगे। राज की बात तो ये है भाई, भूख लगी है, ट्रक में भर के लाए थे जो लोग तुम्हारी पार्टी के, उन लोगों ने वादा किया था 15% काट के पूरे 100 देंगे, और ऊपर से जाने दो, अब भूख लगी है यार, ये जलसा खत्म करो, ये जलसा खत्म करो भाई। वाह वाह, थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया। कवीनं आपल्या कविता स्वतः वाचून दाखवणं यासारखा आनंद दुसरा काही असू शकत नाही। मी तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनं गुलजारजींना विनम्र प्रणाम करतो आणि त्यांना धन्यवाद म्हणतो।